नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस एपिसोड में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमाम तरीके की स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियों में चेंज होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिस्थिति के बस, सामाजिक स्थितियों के बस, खान पान के तरीके से जो और विकास के क्रम होते हैं, इन तरीक़े से स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। नवरात्र का अवसर चल रहा है, जो हमारी 9 देवियों का रूप है वो भी हमारी स्त्री शक्ति का ही रूप है, मातृ शक्ति का ही रूप है। कई बार क्या होता है कि हर कैरेक्टर में एक निगेटिविटी भी होती है और एक पॉजिटिविटी भी होती है। दोनों ही पहलू किसी भी कैरेक्टर में होते हैं, चाहे वो महिला का हो चाहे वो पुरुष का हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कोई पुरुष अपराधी है या कोई महिला अपराधी है। ये प्रकृति प्रदत्त एक गुण है, जिस तरह से जिसको डेवलप किया जाता है उस तरीके से वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर भी लेकिन जब समाज में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ऐसे देखने में आती हैं तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन का ऐसा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन परिस्थितियों पर अपनी निगाह डालें और अपने बुद्धिजनों से, अपने जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे बात भी करें। तो आज हमारे साथ जो मैडम जुड़ी हैं, जो प्रबुद्ध जन जुड़े हैं, उनका नाम होता है मिस नताशा जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टेहरी गढ़वाल में, और आपके साथ हम जुड़े हैं बढ़ते अपराधों में महिलाओं की भूमिका। इस विषय पर हम आपसे विशेष बातचीत करना चाहते हैं। मैडम नमस्कार कर रहा हूं आपको। नमस्कार सर जी, क्या कहती हैं, आपकी क्या राय है मैम, जब ये तमाम सारी देश में आजकल घटनाएं निकल के आ रही हैं, तमाम महिलाओं के द्वारा रील्स भी निकल के आ रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सारी रील्स निगेटिव हैं या सारे जो पहलू हैं वो निगेटिव ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इधर जो निगेटिविटी का बढ़ता प्रतिशत है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक शिक्षा शास्त्री के तौर पे मैम आपका क्या कहना है? जी जी सर, मैं ये बोलूंगी भय अभी भी जिंदा है, चाहे वो 2012 दिसंबर का निर्भया हत्याकांड हो, चाहे वो 2022 सितंबर का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे वो अगस्त 2024 में जो अभी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ हुआ, चाहे वो हत्याकांड हो। अगर मैं सीधी बात करूं तो हमारा जो, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, अगर हम 2022-23 के आंकड़े देखते हैं तो भारत में जो महिला श्रमिकों की भागीदारी है वो 37% थी, जो कि अभी भी दुनिया में सबसे कम है, भारत देश में सबसे कम है। हालांकि पिछले 6 साल में ये बढ़ोतरी का रुझान दिख रहा है हमें। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो देश में कामकाजी महिलाओं की जो संख्या है वो करीब 20 करोड़ है। हमारे भारत देश में 20 करोड़ की संख्या है, और सबसे ज्यादा इसमें से 12 करोड़ के आसपास या फिर 64% जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कृषि क्षेत्र में हैं, और बाकी कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई सेवा में है, कोई निर्माण में है, या फिर कोई और दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत है। बढ़ती तादाद में अगर हम देखें तो महिलाओं को अब देर रात की पालियों में भी काम करना पड़ता है। ऐसे में हमारे चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र हो, खाली वही नहीं बल्कि IT कंपनीज हैं, अपना मीडिया है, काउंसलिंग है, जर्नलिज्म है, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, हर जगह महिलाओं को देर रात पालियों में भी काम करना पड़ता है। अब अगर हम सुरक्षा के नजरिए से बात करें तो महिलाओं को कार्यस्थल पर आने जाने के दौरान बहुत सारे खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है, और पड़ता भी है। उनके खिलाफ अपराधों में हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो देश भर में बहुत ही चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए काफी संगठन हैं जो काम भी कर रहे हैं, और उन संगठनों के आंकड़ों से, अगर उनसे जो मैंने एक स्टडी करी और जो मैंने आंकड़े देखे तो उसमें जो मेरे सामने आया कि मैंने 708 कंपनियों के लगभग आंकड़े देखे होंगे, और उन आंकड़ों के हिसाब से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम या फिर जो पॉश एक्ट है हमारा, पॉश कानून के अंतर्गत महिला विरोधी अपराधों में 29% बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक का विषय है। और 2022-23 में 1807 से बढ़कर ये जो कंप्लेंट्स थी 2023-24 में 2325 पे पहुंच गई, जो एक बहुत ही हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी के लिए। और दिसंबर 2022 में जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिसर्च हुई उससे ये पता चला कि हर 5 में से 1 से ज्यादा कर्मचारी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दुनिया भर में करीब 23% ने कार्यस्थल पर हिंसा या उत्पीड़न को
झेला है, वो उत्पीड़न चाहे शारीरिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो या यौन उत्पीड़न हो। और इस तरह के मामले हमारे सामने जो आते हैं, ये तो सिर्फ उनका आंकड़ा जिन्होंने रिपोर्ट की, कुछ ऐसे भी आंकड़े होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं वो नहीं रिपोर्ट करती हैं। केवल जो सीमा लांघने वाले अपराध हैं वो रिपोर्ट होते हैं। छूने का, अश्लील टिप्पणियां करना, भद्दे चुटकुले देना, प्रोनोग्राफी दिखाना, ऐसी छोटी छोटी मोटी जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं, ये तो रिपोर्ट तक नहीं की जाती हैं। तो ऐसे उसमें अगर मैं एक बात करूं कि देश में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों को क्या पूरी तरह से लागू किया गया? क्वेश्चन ये है। क्या हम पॉश एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैं एक महाविद्यालय में कार्यरत हूं, तो महाविद्यालयों में यूजीसी का अधिनियम ये कहता है कि यूजीसी के अंतर्गत एक आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ होना चाहिए हर महाविद्यालय में, और मैं स्वयं इस समय आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ की संयोजक हूँ। लेकिन क्या हम उस आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पे जितनी छात्राएं आ रही हैं, जितनी महिला कार्मिक हैं, क्या हम उनको वो सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा केवल यौन उत्पीड़न या मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ नहीं है। कई कई बार, जैसे मैं अगर एक फैक्ट्री में जाने वाली महिला की बात करूं, उसको सुरक्षा ऐसी भी चाहिए, उसको एक अलग से वॉशरूम चाहिए अपने लिए, जो कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज हम 21वीं सदी की ओर बढ़ चुके हैं, और अगर इस तरह की चीजें अभी भी हमारे संज्ञान में आ रही हैं, तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है हमारे लिए। तो हमारे सामने बहुत सारे कानून हैं, जैसे फैक्ट्री कानून है। फैक्ट्री कानून की धारा 22(2) जो है वो हमें ये कहती है कि जो चलती हुई मशीनें हैं उनकी सफाई, ऑयलिंग या ठीक ठाक करने पे रोक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चलती मशीन में, जो मशीनें चल रही हैं उसमें किसी भी महिला को लगा देंगे। धारा 34 फैक्ट्री कानून की कहती है कि महिलाओं को भारी वजन नहीं उठाने दिया जाएगा, क्योंकि भाई महिला जो है वो तो सृष्टि, हम कहते हैं ना, महिला सृष्टि को जन्म देती है जी। तो बहुत सी महिलाएं हैं, तो उनको भारी वजन उठाने पे रोक है, ये फैक्ट्री अधिनियम में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम अपने आसपास, हम प्रैक्टिकल अगर एक मैं बात करूं, हम अपने आसपास देखते हैं मजदूरी में महिलाएं कितना वजन उठा रही हैं, जो मजदूरी का काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी पीठ पे, अभी तो मैं क्योंकि उत्तराखंड में एक ऐसे क्षेत्र में हूं, वो पहाड़ का क्षेत्र है, यहां पर मैं देखती हूँ महिलाएं अपने कंधों पर सिलेंडर रखकर लेकर जा रही हैं। हम तो एक कामकाजी महिला की बात कर रहे हैं, घरेलू महिला की बात कौन करेगा जो अपने घर पे ही कार्य कर रही है? क्यों? क्योंकि उसका पति बाहर चला गया कमाने के लिए, और वो अपने घर में सिलेंडर आया, वो अपने कंधे पे सिलेंडर उठाकर लेकर जा रही है। भारी वजन तो है ही है, एक भरा हुआ, एक खाली सिलेंडर उठाना मुश्किल होता है, और वो भरा हुआ सिलेंडर उठाकर अपने घर लेकर जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। महिला सुरक्षा व्यवस्था में मैंने बहुत खामियां देखी हैं, और जो मैंने रिसर्च, जो मैंने स्टडी किया, कि अगर हम देखें, बुनियादी सुविधाओं का बहुत अभाव है। सिर्फ किताबों में सब कुछ होना, एक नियम बना देना, लेकिन उन नियमों को आप जमीनी स्तर पर कितना लागू कर पा रहे हैं, प्रश्न उसका है। क्या वो लागू हो पाए या नहीं हो पाए? जैसे मैंने अभी बात की, अलग वॉशरूम देना, आराम करने की जगह अलग से प्रदान करना, और सुरक्षित आवाजाही जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है। खासकर जो देर शाम, देर रात तक महिलाएं कार्यस्थल पर कार्य करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? घंटों उनको कई बार वाहन के लिए ही इंतजार करना पड़ता है, सड़क पर ही अपराध हो जाता है। निर्भया कांड क्या था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश उससे बिल्कुल दहल गया था निर्भया कांड सुनकर। अभी जो एक डॉक्टर के साथ हुआ वो कांड, वो जो हत्याकांड था, मतलब बहुत ही एक ऐसा महसूस होता है कि क्या हम वाकई सिर्फ कार्यस्थल पर नहीं, हाँ, कार्यस्थल में आने के लिए भी क्या हम सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं वाकई सुरक्षित हैं? और जो आंतरिक समितियां हैं, जैसे मैं खुद आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ की संयोजक हूं, मैं अपने महाविद्यालय में समय समय पर, हमारे यहाँ पे जितनी छात्राएं आ रही हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनके साथ समय समय पे किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग करना, क्योंकि कई बार छात्रा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। हो सकता है उसके साथ कुछ घटित हो रहा हो, लेकिन वो बताने में असमर्थ हो। तो उन चीजों पर हमें गौर करना है कि सिर्फ नियम बना देने से काम नहीं चलेगा, नियमों को लागू करना और उनकी प्रैक्टिकलिटी को देखना कि वो नियम जमीनी स्तर पर कितने लागू हो पा रहे हैं, कितना उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, ताकि छात्राएं और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही एक दूसरा पहलू भी आता है,
जो कि शायद कभी ना कभी सबने अनुभव किया है। जैसे पौष अधिनियम है, कई बार क्या होता है, हम अपने एक्ट को जब बताने लगते हैं तो कुछ ऐसी भी चिंताजनक स्थिति है कि महिलाएं ही उसका दुरुपयोग भी कर रही हैं, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मैं तो चाहूंगी, एक खुद महिला होने के नाते मैं कहूंगी कि हमारे अधिनियम में अगर पुरुषों के लिए सजा है तो ऐसी महिलाओं को भी दंडित किया जाना चाहिए जो इन एक्ट का दुरुपयोग कर रही हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि क्या किया जाना चाहिए, हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित निगरानी और महिला सुरक्षा उपायों पर अमल के लिए बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई अंधेरा ना रहे, ताकि महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। नियमित अंतराल में सुरक्षा के मद्देनजर हर चीज होनी चाहिए। अपराधों की रोकथाम और निगरानी की कारागार व्यवस्था के लिए अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिससे कि अगर किसी महिला, और उनका सबसे बड़ी बात, सिर्फ कैमरा लगाने से काम नहीं होगा, उसका उचित रख रखाव भी किया जाना चाहिए। कैमरा लगा दिया, रिकॉर्डिंग हटा दी गई, उसका कोई औचित्य ही नहीं है उस कैमरे को लगाने का। साथ ही नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से शौचालय और विशेषकर उनके लिए अलग से आराम करने की जगह होनी चाहिए। एक कारागार एजेंसी व्यवस्था ऐसी कायम की जाए जिसमें तत्काल मदद मुहैया कराने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर हो। जैसे कि अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड में एक हेल्पलाइन चल रही है, ये अभी मैंने खुद ही अनुभव किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रयास, क्योंकि मुझे था मैं अपने यहाँ की छात्राओं को उस चीज से अवगत कराऊं। मैंने एक उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड किया, उसमें मैंने अपना जैसे ही मोबाइल नंबर डाला तो ओटीपी आया और मेरे पास तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया, मैडम आप कहाँ हैं, आप असुरक्षित हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए। तब मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे मैं आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ की संयोजक हूँ, मुझे अपनी छात्राओं को जानकारी देनी थी। तब उन्होंने मेरी वो कंप्लेंट क्लोज की। मतलब मात्र मेरा एक फोन नंबर किसी ऐप में जाने से, मेरे पास अगर एक हेल्प के लिए कॉल आ रहा है, तो मैं इस उत्तराखंड सरकार की इस चीज के लिए बहुत सराहना करती हूँ कि उन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था दे रखी है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसी के साथ मैं बस इतना बोलूंगी कि नारी शक्ति का सदा सत्कार है और नारी का देखा हर सपना साकार हो। नारी शक्ति का प्रतीक है जो समाज को संवारने और आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। और हमें रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ो, नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर समाज को जोड़ो। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की उपस्थिति है सृष्टि का आधार और नारी ही करती है आशाओं का विस्तार। जैसा कि अभी मेरे आपने ही बोला कि अभी हमारे यहाँ पर अभी नौ दुर्गा का वो चल रहा है, उसमें ही बोलूंगी, अगर होने से नारी के सशक्त बदल जाएगा मानव का वक्त। नारी को सशक्त करो और जिंदगी की आशाओं के रंगों को भरो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी चर्चा रही आपके साथ। सोशल रिसर्च फाउंडेशन तो हमेशा कोशिश करता है कि जो हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्तियाँ हैं, वो आगे आएँ। और बहुत सारी बात आपकी बात सही है कि जहाँ हम एक तरफ सुनीता विलियम चांद पे जा रही हैं, सुनीता विलियम अंतरिक्ष यान पे जा रही हैं, 9 महीने बाद वापस आ रही हैं, वहीं अभी भी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो जैसे चिराग तले अंधेरा है। बहुत सारे काम हैं जो होने बाकी हैं, और कुछ ग्रे शेड भी होते हैं, कुछ वाइट शेड भी होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि ये तो सब निरंतर प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, प्रकृतिगत चीज़ें हैं जो होती ही रहेंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सार्थक चर्चा हो। अगर साहित्यिक चर्चा होगी, साहित्यिक सत्संग होंगे, तो हो सकता है कि कुछ बातें जो नहीं निकल के आ रही हैं वो भी निकल के आएंगी। तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने इसीलिए इन एपिसोड्स को शुरू किया है, ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे सदस्यगण हैं, वो लगातार जो है अपनी जो एक्सपर्टाइजेशन है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। और आप देख भी पा रहे हैं कि मैडम नताशा जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेक्रेटरी टेहरी गढ़वाल से हमारी अपॉइंट हुई हैं, और साथ ही साथ आप हमारी वार्षिक सदस्य भी हैं। तो मैं
मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन की जो गतिविधियां हैं आप भी पूरे देश में कम से कम अपने ज़िले में जो प्रसारित करने में तो मदद करेंगी ही करेंगी। और मैं अपनी तमाम मातृशक्तियों को ये भी आश्वासन देता हूं कि यदि आपकी कोई शिकायत नहीं सुन पा रहा है, कहीं कोई बात आपकी नहीं सुनी जा रही है, कोई शिकायत ऐसी है जो आपको दिक्कत लग रही है, या ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो खुद ही आके आप रूबरू कहना चाहती हैं, तो स्वैच्छिक दुनिया को आप संपर्क करिए, नताशा मैडम को वहाँ से संपर्क करिए। वो निश्चित रूप से सोशल रिसर्च फाउंडेशन के मंच पर आपकी बात पहुँचाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ नताशा जी मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। धन्यवाद।